गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने को थीं और सभी छात्र कॉलेज में वापस लौट रहे थे। वही पुरानी दिनचर्या, वही कक्षाएं और वही दोस्त। सुमन, राघव, नेहा और विवेक चारों अच्छे दोस्त थे जो हमेशा साथ रहते थे। इस बार उन्हें कॉलेज के हॉस्टल में एक नया कमरा मिला था। हॉस्टल का नाम था शांति निकेतन। लेकिन इस नाम के विपरीत इस हॉस्टल में रहना बिल्कुल भी शांति से भरा नहीं था। शांति निकेतन हॉस्टल एक पुरानी खंडहर जैसी इमारत थी। यह कॉलेज कैंपस के कोने पर स्थित था और बाकी सभी हॉस्टलों से दूर था। हॉस्टल का बाहरी हिस्सा टूट फूट चुका था और दीवारों पर कई जगह से पेंट उखड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि यह इमारत कभी भी गिर सकती है। बावजूद कॉलेज प्रशासन ने इसे ठीक करवाकर फिर से छात्रों के रहने के लिए खोल दिया था। सुमन और उसके दोस्तों को हॉस्टल के दूसरे मंजिल पर कमरा नंबर 206 मिला था। यह कमरा थोड़ा अजीब था। कमरे के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। खिड़कियां और दरवाजे पुराने लकड़ी के थे जो हल्की सी हवा में भी कड़कड़ाने लगते थे। कमरे की दीवारों पर कुछ पुराने निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर खरोंचा हो। लेकिन दोस्तों ने इसे नजरअंदाज कर दिया और सामान जमाने में लग गए। शाम होते होते सभी अपने अपने बिस्तर पर आराम करने लगे। तभी नेहा ने बताया कि उसे कुछ अजीब सा लग रहा है। उसने कहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस कमरे में हम चारों के अलावा भी कोई है। यह सुनकर राघव हंस पड़ा और बोला, तुम हमेशा ऐसे ही डरपोक बातें करती हो नेहा। ये सब तुम्हारे मन का वहम है। लेकिन नेहा के चेहरे पर चिंता के भाव थे। सुमन ने भी उसे हंसी में टाल दिया और सब सोने चले गए। रात के लगभग 2 बजे अचानक कमरे में से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सुमन नींद में था, उसने आवाज को अनसुना कर दिया। लेकिन नेहा जाग चुकी थी। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक छाया सी खड़ी थी। नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह डर के मारे चुपचाप अपने बिस्तर में दुबक गई। सुबह होते ही उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। लेकिन एक रात राघव ने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने जैसे ही आंखें खोली, उसे एक धुंधली सी आकृति दिखी। उसके सिर के बाल खड़े हो गए। वह आकृति बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। राघव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह इतना डर गया था कि वह हिला तक नहीं। सुबह होते ही उसने यह बात सभी को बताई। अब सुमन, नेहा और विवेक को भी कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। उन्होंने कॉलेज के कुछ पुराने छात्रों से इस हॉस्टल के बारे में पूछा। किसी ने उन्हें बताया कि यह हॉस्टल पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ कई अजीब घटनाएं हुई थीं। कुछ छात्रों ने अपनी जान भी गंवाई थी, लेकिन क्यों और कैसे यह कोई नहीं जानता। एक लड़के ने बताया कि उसने सुना है कि इस हॉस्टल में एक लड़की की आत्मा भटकती है जो बहुत दर्द में है। उसने यहाँ आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ फंसी हुई है। यह सुनकर सुमन और उसके दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने फैसला किया कि वे इस कमरे में अकेले न रहेंगे। वे सभी हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन जो होने वाला था उसे कोई नहीं रोक सकता था। एक रात सभी दोस्त एक साथ बैठे थे और उस आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। सब डर के मारे चिल्ला पड़े। हवा इतनी ठंडी थी कि सब कांपने लगे। कमरे में कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया और जब सब कुछ सामान्य हुआ तो उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून से भरे हाथ के निशान बने हुए थे। यह देखकर सबकी हालत खराब हो गई। विवेक ने डरते डरते कमरे का दरवाजा खोला और वहां उसे कुछ भी नहीं दिखा। राघव ने सोचा कि यह कोई उनकी चालाकी है। उसने विवेक से पूछा, तुमने ये सब किया है ना, हम सबको डराने के लिए? लेकिन विवेक ने कसम खाई कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब सुमन ने कहा, हमें इस हॉस्टल को छोड़ देना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। सभी ने सुमन की बात मानी और उसी रात हॉस्टल छोड़ने की योजना बनाई। उन्होंने अपना सामान पैक किया और कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
वे डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। तभी कमरे के कोने से एक धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज आई, तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन कोई मुझे नहीं बचा सका। सबने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली लड़की की आत्मा कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा गुस्से से लाल था। नेहा ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कमरे के बाहर नहीं जा पाई। उस आत्मा ने कहा, तुम सब मेरे साथ रहोगे, जैसे मैं यहां फंस गई थी। कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं बच सकता। विवेक ने हिम्मत जुटाई और उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? उस आत्मा ने कहा, मैं कृतिका हूं। मैं भी यहां पढ़ने आई थी, लेकिन यहां के लोगों ने मेरे साथ गलत किया। उन्होंने मुझे मारा और सबने इसे आत्महत्या करार दिया। मैं यहां से निकलना चाहती हूं, लेकिन तब तक नहीं जब तक मैं अपनी मौत का बदला न ले लूं। तुम सबको मेरे साथ रहना होगा। यही मेरी सजा है और यही तुम्हारी भी। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। वे समझ गए कि इस हॉस्टल में कुछ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सुमन ने दीवार पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी कमरे की लाइट्स बंद हो गई और सब अंधेरे में डूब गए। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए कांप रहे थे। उन्होंने सोचा कि उनकी आखिरी घड़ी आ गई है, लेकिन तभी कमरे में एक धीमी सी रोशनी फैल गई। सबने देखा कि कृतिका की आत्मा नेहा के पास खड़ी थी और उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। नेहा रोते हुए बोली, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। लेकिन कृतिका की आंखों में कोई माफी नहीं थी। उसने नेहा को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। सभी दोस्त तेजी से दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकले। वे बिना रुके भागते रहे जब तक कि वे हॉस्टल से दूर नहीं चले गए। उन्होंने उस रात हॉस्टल के पास न रुककर किसी होटल में रात बिताई। अगले दिन उन्होंने कॉलेज प्रशासन से हॉस्टल बदलने की गुहार लगाई और अपनी जान की कसम खाई कि वे अब कभी भी उस हॉस्टल के पास नहीं जाएंगे। कुछ दिनों बाद जब वे अपने नए हॉस्टल में शिफ्ट हो गए, तो सुमन ने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालने का सोचा। उसने पता किया कि वास्तव में एक लड़की, कृतिका, ने उसी कमरे में आत्महत्या की थी। उसके साथ कुछ लड़कों ने बुरा बर्ताव किया था और उसने इसे बर्दाश्त न कर पाने के कारण अपनी जान दे दी थी। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इस मामले को दबा दिया था और इसे आत्महत्या करार दिया था। सुमन और उसके दोस्तों ने कृतिका के लिए प्रार्थना की और उसकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा हवन करवाया। उन्होंने वादा किया कि वे इस बात को कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा उसकी कहानी को जिंदा रखेंगे। आज भी अगर आप शांति निकेतन हॉस्टल के पास से गुजरे तो आपको कृतिका की कराहती हुई आवाज सुनाई देगी। वह आज भी अपने इंसाफ की खोज में है। कॉलेज प्रशासन ने शांति निकेतन हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया था, लेकिन उस हॉस्टल की खिड़कियों और दरवाजों से आज भी कृतिका की चीखें और सिसकियां सुनाई देती हैं। कहते हैं कि रात के वक्त जब पूरा कैंपस शांत होता है, तब कृतिका की आत्मा उन लोगों को पुकारती है जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। सुमन, राघव, नेहा और विवेक ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन उस रात की यादें उनके मन में गहरे बैठ गई थीं। वे कभी उस हॉस्टल के पास नहीं गए, लेकिन जब भी वे आपस में मिलते, उस डरावनी रात की बातें जरूर होती। उन्होंने उस घटना के बाद से एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। कई साल बीत गए। चारों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। सुमन एक इंजीनियर बन गया, नेहा डॉक्टर, राघव ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और विवेक एक पत्रकार बन गया। लेकिन वे जब भी किसी हॉस्टल की बात सुनते, कृतिका की चीखें उन्हें याद आ जाती। एक दिन विवेक को एक अजीब फोन कॉल आया। कॉलर ने उसे बताया कि वह शांति निकेतन हॉस्टल के बारे में एक लेख लिखना चाहता है और चाहता है कि विवेक उसमें उसकी मदद करे। विवेक को पहले तो झिझक हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह मौका है उस सच्चाई को लोगों के सामने लाने का जो इतने सालों से दबा हुआ था। विवेक ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। पहले तो सभी ने मना कर दिया,
लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद अब समय आ गया है कि वे उस घटना का सामना करें और कृतिका की आत्मा को इंसाफ दिलाएं। वे चारों वापस उस कॉलेज कैंपस में गए और शांति निकेतन हॉस्टल के सामने खड़े हो गए। हॉस्टल अब बंद पड़ा था, लेकिन उसमें अब भी वही डरावना सन्नाटा था। अंदर जाने का रास्ता बंद था, लेकिन विवेक ने अपनी पुरानी यादों के सहारे हॉस्टल के पीछे का एक खिड़की का टूटा हुआ हिस्सा खोज निकाला, जिससे होकर वे अंदर जा सकते थे। राघव ने डरते हुए कहा, क्या यह सही है? हमें अंदर जाना चाहिए? नेहा ने धीरे से कहा, हमने उस दिन भागकर गलत किया था। शायद आज हम कृतिका की आत्मा को शांति दे सकते हैं। चारों ने हिम्मत जुटाई और खिड़की के रास्ते अंदर घुसे। हॉस्टल के अंदर धूल जमी हुई थी, सीढ़ियों पर मकड़ी के जाले थे और हर कदम पर एक अजीब सी गूंज सुनाई देती थी। जैसे जैसे वे कमरे नंबर 206 की ओर बढ़ते गए, कमरे की दीवारों पर वही खून के निशान और खरोंचें दिखीं जो उन्होंने पहले देखी थीं। वे धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे, जो पूरी तरह से बंद था। विवेक ने हिम्मत कर दरवाजा खोला। अंदर वही ठंडक थी, वही सन्नाटा। कमरे में अजीब सी बदबू फैली थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। वे चारों कमरे के बीचों बीच खड़े हो गए और विवेक ने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाकर रखी। विवेक ने कृतिका की आत्मा से बात करने की कोशिश की। कृतिका, अगर तुम यहां हो तो हमसे बात करो। हमें माफ कर दो, हम उस रात बहुत डर गए थे और भाग गए थे, लेकिन हम यहां तुम्हें शांति दिलाने आए हैं। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छाई रही। फिर अचानक से दरवाजे की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तेज हवा का एक झोंका आया और मोमबत्ती की लौ एकदम तेज हो गई। कमरे के कोने से एक धीमी सी लेकिन दर्द भरी आवाज आई, तुम सब वापस क्यों आए हो? क्या तुमने मुझे भी धोखा देने का फैसला कर लिया है? सुमन ने कांपते हुए कहा, नहीं कृतिका, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। बताओ, हमें क्या करना होगा? अचानक कमरे की दीवारों पर पुराने घावों के निशान चमकने लगे। वह दर्दनाक आवाज और तेज हो गई। मेरी आत्मा को इंसाफ चाहिए। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। उन्हें भी उसी दर्द से गुजरना चाहिए जिससे मैं गुजरी। नेहा ने रोते हुए कहा, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वह आत्मा गुस्से में चिल्लाई, सब कुछ यही है। मेरे साथ जो हुआ उसकी सारी सच्चाई इस कमरे में छिपी हुई है। खोजो और उन्हें सबके सामने लाओ। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। एक पुराने संदूक के नीचे से कागजों का एक ढेर निकला। वह पुराने अखबारों और फोटो का संग्रह था, जिसमें कृतिका की जिंदगी की कहानी बयां हो रही थी। वहां कुछ नाम और चेहरे थे जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। विवेक ने वह सबूत अपने कैमरे में कैद किया। सुमन ने उन नामों की लिस्ट बनाई। जैसे ही उन्होंने वह लिस्ट पूरी की, कमरे का माहौल एकदम शांत हो गया। एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैली और कृतिका की आत्मा एक बार फिर से सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह संतोष था। उसने कहा, तुमने मेरा इंसाफ दिलाने का वादा किया है, अब मैं चैन से सो पाऊंगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने यह काम अधूरा छोड़ा तो मैं फिर से लौटूंगी। यह कहकर वह आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। विवेक ने कृतिका के न्याय की लड़ाई शुरू की। उसने वह सारी कहानी और सबूत एक लेख में लिखे और बड़े अखबारों और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे देश में फैल गई। लोगों ने कॉलेज प्रशासन और उन दोषियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रशासन को मजबूरन दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़े। विवेक और उसके दोस्तों को उस दिन का सुकून मिला जब उन्होंने सुना कि उन दोषियों को सजा मिल गई है। उन्होंने कृतिका की आत्मा को इंसाफ दिला दिया था। शांति निकेतन हॉस्टल अब भी बंद पड़ा है, लेकिन कहते हैं कि कृतिका की आत्मा को अब भी वहां चैन नहीं मिला है। वह अब भी वहां भटकती है, यह देखने के लिए कि उसके इंसाफ की लड़ाई अधूरी तो नहीं रह गई। विवेक, सुमन, नेहा और राघव ने उस घटना के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जब भी वे आपस में मिलते, कृतिका की कहानी का जिक्र जरूर होता। उन्होंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, लेकिन उस हॉस्टल की यादें हमेशा उनके साथ रहीं। कहते हैं,
जो लोग सच्चाई का सामना करते हैं उन्हें डर से डर नहीं लगता, लेकिन सुमन और उसके दोस्तों ने जो कुछ भी देखा और झेला वह उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी और भूतिया याद बनकर रह गई। और शायद यही कृतिका की आखिरी इच्छा थी कि उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहे, ताकि कोई और लड़की उस दर्द और पीड़ा से न गुजरे जो उसने सही। आज भी शांति निकेतन हॉस्टल के पास से गुजरते हुए अगर आप चुपचाप सुने तो शायद आपको कृतिका की कराहें सुनाई दें। वह अब भी वहां मौजूद है, यह देखने के लिए कि उसकी आत्मा को इंसाफ मिल चुका है या नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।